तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। विश्व खाद्य दिवस पर अन्नदाता की खास प्रस्तुति। सरसों की भरपूर पैदावार देने वाली प्रजातियां और उन्नत बुआई की तकनीक। धान की कटाई, गहाई एवं सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। विश्व समाज के संतुलित विकास के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। विश्व में लोगों को संतुलित भोजन की इतनी मात्रा मिले कि वो कुपोषण के दायरे से बाहर निकलकर एक स्वस्थ जीवन जी सके। इसके लिए आवश्यक है कि विश्व में खाद्यान्न का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो। दिन पर दिन विश्व की जनसंख्या में हो रही वृद्धि और खाद्य पदार्थों के सीमित भंडार को देखते हुए खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की जरूरत महसूस की गई। इसे ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 16 अक्टूबर 1945 में रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की स्थापना की। संसार में व्याप्त भुखमरी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने एवं इसे खत्म करने के लिए 1980 से 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस का आयोजन शुरू किया गया। आज के समय में विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण एक तरफ कृषि उत्पादों की भारी मांग, वहीं दूसरी तरफ कृषि उत्पादन को बदलते जलवायु में बढ़ाना और सुरक्षित रखना होगा, जिसके लिए खेती की तकनीक तथा कटाई, पैकिंग और भंडारण इत्यादि बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान देना जरूरी है। इसलिए इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस 2016 का थीम है जलवायु बदल रही है, लेकिन खाद्य और कृषि भी चाहिए। तो इसी थीम को ध्यान में रखते हुए अन्नदाता लेकर आया है विश्व खाद्यान्न दिवस पर ये विशेष प्रस्तुति। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया से भूखमरी को खत्म करना है। आज भी विश्व में करोड़ों लोग भूखमरी के शिकार हैं। वर्तमान समय में ये बहुत आवश्यक हो गया है कि विश्व से भूखमरी मिटाने के लिए अत्याधुनिक तरीके से खेती की जाए। हम लोग 16 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करने के जो मुख्य कारण है फूड की समस्या का समाधान। एक लंबे समय से विश्व स्तर पे भूखमरी की समस्या रही है, हंगर की समस्या रही है और उन समस्याओं का समाधान करने के दृष्टिगत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे और हमारे प्रदेश स्तर पे भी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं और योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। उसी क्रम में FAO वर्ल्ड फूड डे मनाता है हर साल 16 अक्टूबर। जब हम फूड डे की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पे भूखमरी की समस्या पिछले दिनों की तुलना में कम हुई है। एक आंकड़े के अनुसार अगर हम 1990 की बात करें, 1990 से लेकर के 92 तक, तो उस समय कुल 1000 मिलियन लोग जो है भूखमरी की शिकार थे, जिसकी संख्या अब घट करके 2010 से लेकर के 12 के बीच में जो आंकड़े हमारे पास है वो 868 मिलियन हो गया है। निश्चित तौर पे हम जो है प्रगति के पथ पर हैं, लेकिन
ये प्रकृति इतनी संतोषजनक नहीं है जितनी की होनी चाहिए। इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए जो योजनाएं हैं, योजनाएं कई रूपों में काम करती हैं। हमारी दीर्घकालीन योजनाओं के तहत शोध योजनाएं होती हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद शोध योजनाओं को लेकर के कार्य करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारी जमीन या प्राकृतिक संसाधन के रूप में जितने भी संसाधन हैं, चाहे हम वायु की बात करें या पानी की बात करें या भूमि की बात करें, ये सारे के सारे संसाधन हमारे सीमित हैं और इन संसाधनों को इंसान नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अभी तक ये इंसान के परिकल्पना के परे है। इन सारी परिस्थितियों में हमें कई तरीके के उपाय अपनाने पड़ेंगे। जैसे हम कौन कौन सी नई तकनीकी ले आए, हम जो है भूमि का किस तरह से उपयोग करें, हम भूमि के क्षरण को कैसे बचाएं, हम अपनी प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी है उसके क्षरण को कैसे बचाएं, सैलाइन होने से कैसे रोकें, और साथ ही साथ जो सबसे अहम बिंदु है वो अहम बिंदु ये है कि राष्ट्रीय स्तर की तो बात नहीं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों की बात करते हैं कि प्रति वर्ष जो हमारा फूड मटेरियल है लगभग 10 से लेकर के 30% तक फूड मटेरियल वेस्ट, जो जिसमें कि प्राकृतिक जो मुख्य वेस्ट होने वाले मटेरियल है वो हमारे जो है फ्रूट प्रोडक्ट्स हैं या वेजिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, जो मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनका काफ़ी नुकसान होता है। इसी के दृष्टिगत हमने अभी नवंबर महीने में 10, 11, 12 को इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आयोजित करने का एक परिकल्पना बना रखी है। हम इस कार्यक्रम के लिए पिछले 2 साल से कार्य कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पे ये जो हमारी इंटरनेशनल कांग्रेस आयोजित होने जा रही है, इससे कुछ अच्छे संस्तुतियाँ आएंगी और आने वाले दिनों में हमें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को बहुत क्षमता के साथ और सार्थक प्रयासों के साथ, सघन प्रयासों के साथ प्रयास करना होगा। विश्व खाद्य दिवस का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाना है। संयुक्त राष्ट्र की तमाम संस्थाओं ने देशों में गरीबी एवं भुखमरी से निपटने के लिए तमाम प्रयास भी शुरू किए हैं, लेकिन इस दिवस को मनाते हुए 37 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दुनिया भर में भूखे पेट सोने वालों की संख्या में कमी नहीं आई है। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस का थीम यानी मुद्दा है कि जलवायु बदल रही है, लेकिन खाद्य और कृषि भी चाहिए, चूँकि इस समय विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और सन 2050 तक 9.6 अरब तक पहुँचने की आशा है। इस जनसंख्या को भोजन मिलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि खाद्य उत्पादन बढ़े, लेकिन दूसरी तरफ समस्या ये है, जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य सुरक्षा बड़े मुद्दों में से एक है, क्योंकि बदलते जलवायु के कारण उच्च तापमान और मौसम संबंधी आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि इत्यादि के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित कृषि हो रही है। इसलिए आज के समय में जरूरी है एक स्थायी रास्ता निकालें, जिससे टिकाऊ कृषि के साथ साथ सभी लोग को हेल्दी भोजन मिल सके, जिसके लिए जरूरी है कि हम लोग कम स्थान से अधिक उत्पादन के साथ ही कटाई, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर नष्ट होने से बचाया जाए। भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पिछले दशकों से बना हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 58,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न भंडारण आदि तकनीकों के अभाव में नष्ट हो जाता है, जबकि करोड़ों लोग भूखे पेट सो रही हैं, जिसमें 6 साल से छोटे बच्चों में से 47% कुपोषण के शिकार हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों में जागरूकता पैदा कर और उन्हें सस्ते दामों पर भंडारण के लिए टंकियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाए। भारत में हाल ही में हुए एक शोध से ये पता चला है कि विवाह आदि समारोहों में खाने की जबरदस्त बर्बादी होती है। इसलिए जरूरी है कि इस तरह के भोजन को बर्बाद होने से बचाया जाए। भूख की वैश्विक समस्या को तभी हल किया जा सकता है जब उत्पादन बढ़ाया जाए, साथ ही उससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी समान रूप से नजर रखी जाए, तभी हर व्यक्ति के लिए खाद्य सुरक्षा संभव है। किसान भाइयों, अब समय आ गया है
कि आप फसलों की जैविक खेती की ओर मुड़े, जहां तक संभव हो जैविक खादों एवं जैविक कीट व्याधिनाशी दवाओं का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। जिसके लिए जरूरी है कि हम लोग कम स्थान से अधिक उत्पादन के साथ ही कटाई, भंडारण, पैकिंग, परिवहन, बुनियादी सुविधाओं को बेहतर कर नष्ट होने से बचाया जाए। भारत विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पिछले दशकों से बना हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि यहाँ प्रतिवर्ष करोड़ों टन अनाज बर्बाद होता है, जबकि करोड़ों लोग भूखे पेट सो रही हैं, जिसमें 6 साल से छोटे बच्चों में से 47% कुपोषण के शिकार हैं। इसलिए जरूरी है कि किसानों में जागरूकता पैदा कर और उन्हें सस्ते दामों पर भंडारण के लिए टंकियां उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा जाए। किसान भाइयों, अब समय आ गया है कि आप फसलों की जैविक खेती की ओर मुड़े, जहां तक संभव हो जैविक खादों एवं जैविक कीट व्याधिनाशी दवाओं का इस्तेमाल अधिक से अधिक करें। इसके अलावा कीट व्याधियों की रोकथाम के लिए आप रोधी किस्मों की बुवाई करें, गर्मी में खेतों की जुताई करें, समय पर फसल की बुवाई करें, आवश्यकता से अधिक सिंचाई न करें, फसल चक्र अपनाएं, प्रकाश पाश तथा फेरोमोन ट्रैप आदि से कीटों का नियंत्रण करें। किसान भाइयों, यदि आप ऐसा करेंगे तो फसलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ जो उत्पाद प्राप्त होगा वह प्रदूषित नहीं होगा और उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी। इसके अलावा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और तब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक तत्वों से युक्त खाद्यान्न मिलेगा, जो उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे। साथ ही कुपोषण का रिश्ता गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि से भी है। इसलिए सभी लोगों को कई मोर्चों पर एक साथ मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में सरसों की खेती उत्तर प्रदेश के सभी तथा उत्तराखंड के मैदानी और तराई क्षेत्रों के किसान भाई बड़े क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि ये फसल कम सिंचाई और कम लागत में दूसरी फसलों की अपेक्षा अधिक लाभ देती है और इसी वजह से ये फसल किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। तो हमारे जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं वह इस समय इसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन कर किस तरह करें उन्नत तकनीक से बुआई, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आपके बीच मौजूद हैं शस्य वैज्ञानिक डॉक्टर अंगद प्रसाद। राई सरसों की बुआई का समय है, आप अक्टूबर तक सरसों की बुआई कर लीजिए। अगर लेट करेंगे तो उसमें माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। खेत की जुताई आप पहले 1-2 कल्टीवेटर से खेत की जुताई करें, 2 हैरो या आप उससे कर सकते हैं रोटावेटर से, एक ही बार में आपका खेत तैयार हो जाएगा। उर्वरक 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें और साथ ही साथ 40 किलोग्राम सल्फर, क्योंकि जो सल्फर की मात्रा होती है इसी से आपको जो भी तिलहन फसलें हैं उसमें सल्फर की आवश्यकता बहुत होती है। और इसमें 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर की दर से अगर सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं तो बहुत अच्छा है, इससे आपकी उपज और बढ़िया मिल जाएगी। जब भी उर्वरक का प्रयोग करें तो अपनी खेत की मिट्टी का जांच करा लें, इसके बाद ही उर्वरक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी उन्नतशील प्रजातियों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप सरसों की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। तो कुछ प्रजातियां मैं बता रहा हूं जो पूर्वांचल के लिए बहुत अच्छी वैरायटी हैं, जैसे नरेंद्र 8501, माया, वरुड़ा और भी अन्य वैरायटियां हैं। लेकिन जो वैरायटियां बता रहा हूं ये बहुत अच्छी वैरायटियां हैं और इसका बीज दर 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इधर से आप प्रयोग करें। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको बीज उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस कारण आप अपनी फसल को भूमिगत कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं।
2 ग्राम थीरम या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीज को शोधन कर सकते हैं। और इसकी बुआई लाइन सोइंग करें। लाइन से लाइन दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई के बाद आप 2 दिन के अंदर पेंडामिथलिन एक दवा आती है खरपतवार नाशी 3.3 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से आप इसका स्प्रे कर दीजिए। और बुआई के 10 से 15 दिन के बाद आप उस दूरी को बिल्लीकरण कहते हैं, उसको उखाड़ करके मेंटेन कर लेना चाहिए। सिंचाई के लिए 1-2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, एक ब्रांचिंग स्टेज पे, एक जब इसमें फलियां बन के खत्म हो जाए तब आप सिंचाई करिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल इस समय परिपक्व होने की अवस्था पर है और आने वाले कुछ दिनों में इसकी कटाई का कार्य भी चालू हो जाएगा। लेकिन अक्सर देखा गया है कि किसान धान की कटाई करते समय कुछ न कुछ कार्यों में चूक कर जाते हैं, जिससे उपज की क्वालिटी खराब हो जाती है और बाजार में इसका अच्छा दाम नहीं मिलता। इसलिए किसान धान की कटाई, गहाई से लेकर भंडारण तक कौन कौन से कार्यों को अपनाएं, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर एस.ए. रब्बानी से। जो आप अर्ली वैरायटी का जो धान लगा चुके हैं, अब उसका कटनी का समय हो चुका है और बहुत जगह कटनी भी शुरू प्रारंभ हो गया है। तो इसमें विशेष ध्यान देने की बात है कि जब भी आपका जब देखें कि मैच्योर हो जाए तो अभिलंब उसकी कटाई करनी चाहिए। किसान भाइयों, धान की फसल से अच्छी क्वालिटी की अधिक उपज लेने के लिए जरूरी है इसकी कटाई सही अवस्था पर की जाए, क्योंकि जल्दी या देर से कटाई करने पर दोनों ही दशाओं में हानि उठानी पड़ती है। इसलिए धान की फसल की परिपक्वता की पहचान क्या है और समय पर कटाई न करने से क्या हानि है, आइए जानते हैं। इसकी पहचान है कि आप जब आप देख लें कि उसका पेनिकल्स और उसका बाली जो है आपका सुनहले कलर का हो जाए, जैसे पुआल के कलर का, तो आपको समझना चाहिए कि हमारा जो है अब धान पक चुका है। अगर इस समय अगर आप डिले कर देते हैं तो इसमें काफ़ी नुकसान होता है। सर किसान भाई, बहुत जगह ये प्रचलन है कि हमारा जो धान के साथ साथ जो है पैरा क्रॉपिंग में मसूर का भी खेती करते हैं। तो ऐसे किसान भाई से हम लोग कहते हैं कि आप कटनी से 10-15 दिन पहले जो है उसमें पानी जो अगर थोड़ा भी लगाओ तो उसको निकाल दें। तो जहाँ परिपक्वता का आप जांच कर लें, उसमें कम से कम जो है 20% नमी होनी चाहिए, तो आप उसका कटाई जो है समय पे कर लें। उसके लिए अक्सर जो है हमारे माने जो प्रचलन है उसमें मैनुअल हंसुआ जो होता है उससे काटा जाता है। अगर बड़ा प्लॉट है तो उसमें आप जो है मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और काटने के बाद एक विशेष और ध्यान देना है कि काटने के बाद आप जो है फसल को वही खेत में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए, ताकि उसका नमी जो है वो उसमें से उड़े और वो सूखे। उसके बाद ही उसको खेत से बंडल बनाकर फिर जो है अपने खलियान में लाएं और उस पे आप थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग का भी कई तरह का है कि अब बहुत लोग मैनुअल करते हैं, पीट के करते हैं या थ्रेसर से करते हैं। तो आपकी जो सुविधा उपलब्ध हो उससे करें, इससे जो है आपको फायदा होगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फरीदपुर बरेली के महावीर सिंह ने। आपने आम के नए बागों में प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर 1 वर्ष का हो गया है तो बढ़िया समय है कि आप इसमें अब अक्टूबर का महीना आएगा, उसमें आप खाद और उर्वरक का प्रयोग करें।
तो अभी चूंकि पौधा हमारा छोटा है तो उसकी जड़ें जो है बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं फैलती हैं, तो उसको उसमें थाला बना करके खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करें। किसान भाइयों, नए फल बागों में बढ़वार इस समय तेजी से होती है, इसलिए पौधों को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता है और इनकी पूर्ति के लिए आप कितनी मात्रा में खाद और उर्वरकों का प्रयोग करें, आइए जानते हैं। जैसे अमरूद के लिए 20 किलो कंपोस्ट, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम डीएपी तथा 50 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास तना से थोड़ा दूर रख करके उसमें सभी चीजें मिला दे और तथा उसको ढक दे और सिंचाई कर दे। इसी तरह लीची के बगीचे में आप 20 किलो जो कंपोस्ट और 100 ग्राम यूरिया तथा डीएपी और पोटास 50 ग्राम डाल करके इसी तरह से थाला बना करके मिला दे। और ये रही खाद की बात। अब आती है कि अभी आपका पौधा 1 साल का है, तो हमारा जो है बगीचा है 5 साल के अंदर आते आते अच्छे तरह से इसमें फल आना शुरू हो जाते हैं। तो अभी पौधा छोटा है तो हमारे किसान भाई यह भी कर सकते हैं कि इसमें अंतर्वर्तीय सब्जियां जैसे मटर हो गया, राजमा हो गया, पालक हो गया, धनिया हो गया, ये सारी फसलें इसमें लगा सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि तना जो है, तना से थोड़ा दूरी, दोनों पेड़ के बीच में तना से दूरी बना करके और उसके बीच में क्यारियां बना ले और इसी बीच में इन सब्जियों को लगाए। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तुलसी की सफल खेती पर एक प्रगतिशील किसान का अनुभव। गाजर की अधिक उपज देने वाली किस्में और उन्नत बुआई तकनीक। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।